Hello aspirants, welcome to lecture number 3. Okay, this will be a demo lecture on international relations, current affairs. My voice may not still be very clear because I am still having that little bit of fever, but I'm trying my best to record this lecture. Anyway, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक देखने से पहले थोड़ा पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं बिकॉज जब तक वो नहीं पता होगा तब तक उसकी तैयारी करना आसान नहीं होता बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं सी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे सिर्फ करंट न्यूज की बात नहीं कर रहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है क्योंकि देखिए हम सब लोग बात क्या कर रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर दी फ्यूचर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है ओके उस सब के लिए हमको क्या चाहिए होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या जिसको हम क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं और उन्हीं में से एक है कोबाल्ट और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इसकी माइनिंग भले ही कॉन्गो बेसिन में बहुत ज्यादा हो रही हो बट अल्टीमेटली इन सब की प्रोसेसिंग होने चाइना ही जाती है और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है उसी के रिगार्डिंग इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रॉपर आर्टिकल आया था जहां पे बताया गया था कि इवन कॉन्गो प्रोड्यूसेस अराउंड 75% of cobalt, but 90% of the processing is done in China. Okay. Uh, similarly, it is true about Australia और जिसको हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं अर्जेंटीना चिली ओके और उसमें भी वहां भी जो भी माइनिंग हो रहा है वो सब प्रोसेसिंग होने चाइना ही जा रहा है सो उसके रिगार्डिंग इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा आर्टिकल आया था और वहीं से ये पॉइंट उठाया गया था इसलिए डोंट ऑलवेज लोग कि मैं एडिटोरियल अभी नहीं पढ़ूं अब मैं प्रीलिम्स मोड में आ गया हूं ऐसी गलती मत करना 15 days प्रायर टू एग्जाम आप अपना न्यूज़पेपर स्किप मत कीजिएगा ओके नॉट इवन एडिटोरियल्स चलिए नेक्स्ट अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन यानी कि कहीं ना कहीं आपको अफ्रीका के मैप का एक आइडिया होना जरूरी था तभी आप समझ पाते कि कौन सी कंट्री कहाँ लाई करती है ओके साउथ सुडान है थोड़ा सा नॉर्थ अफ्रीका की रीजन में चला जाता है नाइजीरिया आता है वेस्ट में चला जाएगा ओके युगांडा आता है वो थोड़ा सा आपका साउथ ईस्ट में चला जाता है ओके सो कैमरून था कॉन्गो बेसिन एक्चुअली सेंट्रल पार्ट है अफ्रीका का ओके तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता मैप का तो उसे करना पॉसिबल था सिमिलरली यहाँ पर इंडिया के प्रोजेक्ट पूछे गए कनेक्टिविटी अब देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि आपके पिछले 1-2 साल से जो एग्जाम आ रहा है यूपीएससी का प्रीलिम्स वो 100 नहीं वो अपने आप में 200 क्वेश्चंस के बराबर का एग्जाम हो चुका है अब ओके सो देखिए यहाँ पर उसने आपसे काफी कुछ जान लिया न्यूज में था आपका बीसीआईएम कॉरिडोर ठीक है जो कि हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं वाराणसी को चाइना की कनमिंग से उसी तरीके से ट्राइलेटरल हाईवे ये न्यूज में हमेशा आता रहता है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था बट बहुत ज्यादा डिले हो रहा है आईएमटी बोलते हैं इसको कि म्यांमार से होते हुए जाता है म्यांमार ऑलरेडी न्यूज में था पहले से मिलिट्री कुप की वजह से उसी तरीके से फिर उसने साथ में एक और चीज लिंक कर दी कि ये तो छोड़िए इंटरनेशनल की बात हो गई लेकिन मैं आपसे डोमेस्टिकली भी पूछूंगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कॉरिडोर कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ टू सूरत ऑलराइट तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलेबस से ये क्वेश्चन पिक किया गया बट अगेन ऐसा कुछ नहीं है इन तीनों में से जो करंट अफेयर या न्यूज में नहीं रहा हो इसलिए न्यूज़पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखिए ये जो जगह थी कीवू एंड इटूरी ये बहुत छोटे से उसमें न्यूज में आती है ठीक है ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था वहां पे नगोर्नो काराबक्ष वॉर चल रही थी शायद लगभग हर स्टूडेंट को पता था खेरसॉन यूक्रेन वॉर के टाइम बार बार आता था जैपोरिजा ये वो 3 रीजन थे जिसमें से जिसे रशिया ने अनेक्स किया था तो ये भी पता था बट अब ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते आपको 2 का श्योर है तो आप या तो ओनली 2 टिक करोगे बट ऑल द 3 भी करेक्ट हो सकता है राइट मतलब यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा वो अलग बात है बट व्हाट आई एम टेलिंग आपको 2 पता है ठीक है लेकिन आपको तीसरा नहीं पता था इसलिए न्यूज़पेपर में इन छोटी छोटी लोकेशंस को भी ट्रैक करना जरूरी हो जाता है तो अभी जब हम टॉपिक देखेंगे तब आप समझ भी जाएंगे कि क्यों छोटी छोटी न्यूज को कवर करना भी जरूरी है एंड ओवरऑल ना 18 क्वेश्चंस आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से और ये सिर्फ 23 में नहीं हुआ था 17 क्वेश्चंस 22 में भी आए थे सो इंटरनेशनल रिलेशंस को आप नहीं छोड़ सकते इसलिए जिसका कमांड न्यूज़पेपर पे ज्यादा था उसके लिए ये पेपर कंपैरेटिवली हैंडल करना थोड़ा सा इजी था ओके उसी तरीके से नाउ इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट ओके यहाँ पे देखिए वर्ड इसने क्या यूज करा है सम
यानी कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते थे कि सम, हाँ, कुछ अरब कंट्रीज तो होंगी जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, देखिए, लेकिन सभी के साथ तो नहीं किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली ईरान के साथ तो नहीं किया जा सकता। खैर वो अरब में लाइक भी नहीं करता। अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। ओके, दिस वाज इनकरेक्ट। अब ये इस तरह के जो इनिशिएटिव है, अब इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, बट अगेन एग्जाम के लिए कवर करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य, अब देखिए पहले अवार्ड से और स्पोर्ट्स से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, बट 2012 में उसने एक क्वेश्चन पूछा था क्रिकेट से, और वहीं से ये समझ में आ गया था कि नेक्स्ट ईयर भी हमें इस चीज से रिलेटेड चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब, पहले इसका नाम राजीव गांधी था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसको अब ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। अब अर्जुना अवार्ड पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपसे इस साल इसकी डिटेल पूछ सकता है। ठीक है, वन लाइनर नहीं पूछेगा, कुछ डिटेल पूछेगा, बिकॉज अभी आज ही शायद विघ्नेश फोगाट ने अर्जुना अवार्ड को सड़क पे रख दिया था। ओके, शी वॉज गोइंग टू रिटर्न, फिर उन्होंने उसको सड़क पे रख दिया था। तो हाँ, थोड़ा सा इन अवार्ड्स को हम डिटेल में प्रिपेयर करेंगे। उसी तरह 44 चेस ओलंपियाड हुए थे। अब शायद हम और आप में से कोई शायद इतना फॉलो करता होगा चेस को। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगेन रीजन डॉनबास, ठीक है, कच्चिन, टिगरी। इसीलिए मैं आज आपको जब दिखाऊंगा कुछ रीजन, तो वो कहने के लिए लग सकता है कि ऐसे छोटी छोटी चीज हम क्यों फॉलो करें, बट लोकेशन बहुत ज्यादा पूछता है आजकल यूपीएससी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यूपीएससी का प्रीलिम सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं रह गया, वो आपकी जनरल अवेयरनेस का भी खेल हो गया है। ये यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। उसी तरह चर्ड, गिनी, माली एंड सूडान, दे कॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉलोइंग विच वन रीजन। द रीजन वॉज कूप हुए थे इन सभी कंट्रीज में। ओके, अब अगर आप सिर्फ हेडलाइन हेडलाइन भी पढ़ते होंगे ना इंटरनेशनल पेज पर, तो उसमें भी आपको कभी ना कभी आपने किसी कंट्री का नाम तो जरूर पढ़ लिया होगा। ओके, उसी तरह एक और कंट्री है बुर्किना फासो, ठीक है, वहां पर भी कूप हुआ है। अब उसी से रिलेटेड अफ्रीकन यूनियन ने वार्निंग दी थी कि आप इसको ठीक कीजिए, नहीं तो फिर हम अपनी आर्मी सेंड करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार अफ्रीकन यूनियन पे आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। एंड डोंट फॉरगेट, अफ्रीकन यूनियन को इस बार हम लोगों ने G20 का भी मेंबर बनाया ना। ओके, G20 का भी मेंबर बनाया अफ्रीकन यूनियन। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अफ्रीकन यूनियन पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका हेडक्वार्टर, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कितने मेंबर है एंड सो ऑन। तो वो सब हम देखेंगे। G20 group originally established as a platform for finance minister and central bank governor to discuss international economic and financial issue। ओके, अगर आपने पढ़ा है G20 का फॉर्मेशन तो ही आप ये जानेंगे। उसी तरह DPI इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज। अब ये DPI को ही हमने क्या कह दिया, ब्लू स्टैक्स, सॉरी, नॉट, आई एम सॉरी, इंडिया स्टैक। ओके, और डीपीआई पे मैंने आपको एक पूरा फुल फ्लैजेड लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, मेंस 450 प्लस है, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको मेंस में इस बार पूछा जाएगा ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बट शायद वो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी बोल रहा है और एक्सपोर्टर बोल रहा है, तो हाँ, स्विट्जरलैंड एक्सपोर्टर हो सकता है। ठीक है, बट स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब देखिए स्विट्जरलैंड का अगर आप जियोग्राफिकल साइज देखें ना, तो वो इतना कम है कि ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। और स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए फेमस है कि वो वहां से एक्सपोर्ट करता है काफी सारा गोल्ड। ओके, इसलिए आप स्टेटमेंट टू को तो वहीं कट कर सकते थे, तो स्टेटमेंट टू आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला पॉइंट चला जाता है, ये भी चला जाता है। ओके, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ओके, सो कई बार क्वेश्चन नहीं भी पता होता है, बट आप पहुंच सकते हो आंसर तक। उसी तरह ये क्वेश्चन आया था आपका डायरेक्टली फ्रॉम पीआईबी, इसलिए मैं आपके साथ पीआईबी भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं 18 क्वेश्चन में से आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट आप 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे पीआईबी से सॉल्व किए जा सकते थे। यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। यूएस एंड ईयू क्लेम that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that, ओके, तो अब देखिए यूरोपियन यूनियन की बात है। अब अभी हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी रेगुलेशन बनाए, राइट, और अब इंडिया कोशिश कर रहा है अब तक बनाने की, बट ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियन यूनियन पे ये क्वेश्चन भी आया है, और इससे पहले भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था यूरोपियन यूनियन पे जब जीडीपीआर पूछा था उसने। ठीक है,
प्रोटेक्शन लॉ है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ यूरोपियन यूनियन का, तब भी उसने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, जीडीपीआर इज इन न्यूज रिलेटेड टू विच। ओके, तो उसका आंसर सिंपल था ईयू। ऑलराइट, तो और इसी तरीके से यहाँ पर ईयू का एक और कंसेप्ट आता है, समथिंग रिलेटेड टू सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। ओके, तो ये भी यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग ही है। यूरोप यूनियन में जो इंपोर्ट करेंगे को ऑयल स्टील वगैरह जो भी, तो उस पर एक अलग से कार्बन टैक्स लगाया जाएगा अगर वो ऐसी कंट्री से आ रहा है जहां पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स थोड़े से लैक्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का सीधा कोई टर्म आता है, सीबीएम किस चीज से रिगार्डिंग न्यूज में था, तो वो एक तरह का कार्बन टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन में लगाया जाएगा इंपोर्ट करने पर। Recently, all the countries of UN have adopted the first ever compact for international migration. Okay, that is the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. The objective and commitments stated in this are binding. Binding. अब ये देखिए, इस तरह के वर्ड्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, ध्यान देना कि कई चीजें, कोई चीज बाइंडिंग है या वॉलेंट्री है। तो जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें उसमें इस वर्ड पे जितना एम्फेसाइज आप एम्फेसिस कर सकते हैं ना, उतना ध्यान दीजिएगा। Now, GCM addresses internal migration और internally displaced people also in its objective and commitment. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी तरह के ऐसे किसी भी उसके बारे में पढ़ते हो ना, इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ और माइग्रेशन है, तो इसमें जरूरी हो जाता है पहला कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, और ये जो भी होगा ये बाइंडिंग होगा या नहीं, एंड इस तरह की चीजों पे स्पेशल फोकस देना जरूरी है। सिमिलरली जैसे अगर आप यूएन के कंटेक्स्ट में बात करें, एक रेजोल्यूशन आता है 1267। ठीक है, तो उसमें भी बाइंडिंग है या वॉलेंट्री है, ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है। अब ये कहीं ना कहीं यार एक्सपेक्टेड था कि लैंड बॉर्डर यूक्रेन के साथ कौन कौन शेयर करता है, तो ये आना एक्सपेक्टेड था। 2022 में नहीं आया था तो ऑब्वियसली था कि 2023 में आना ही है। नाउ विच ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये शायद एक इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप, सबको पता है जापान के पास है, बाकी के पास नहीं है। अब ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो हमेशा बस आपको क्या होता है कि लास्ट में कुछ कोचिंग बेवकूफ बनाने के लिए, या और प्रिसाइजली कहूँ तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, एक पूरी की पूरी मैगजीन निकाल देती हैं, ठीक है, कई पेज की, कि उसमें सिर्फ रिपोर्ट ही रिपोर्ट होती हैं, और आप लोग उसमें 2 3 4 दिन अपने खराब करते हैं, वो भी वो क्रूशियल 3 4 दिन जो एग्जाम टाइम पे सिर्फ होने चाहिए आपके रिवीजन के लिए। बट एग्जाम टाइम पे रिवीजन उन्हीं बच्चों का हो सकता है जिन्होंने अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। लोग सोचते हैं कि पीडीएफ से वो रिवाइज कर लेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जितना मर्जी हाईलाइट कर लो, रिवीजन नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, एंड स्पेशली पता है क्वेश्चन इन रिपोर्ट से पूछा जाता है जो स्पेशल होती है ना, जैसे वाटर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एक आता है सॉइल से रिलेटेड रिपोर्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट, या फिर किसी डिजीज से रिलेटेड रिपोर्ट। इस तरह की जो चीजें रिपोर्ट्स होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। और इनमें कोई कंट्री है जो डेकेड्स, अब देखिए यहाँ पे वर्ड डेकेड्स, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज हैं जो सफर कर रही हैं, बट यहाँ पे पूछा गया फॉर डेकेड्स। और शायद हम लोग छोटे थे तब से हम सोमालिया के बारे में सुनते आ रहे हैं। सोमालियन पायरेट्स वो यही काम करते हैं क्योंकि उनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, सिविल स्ट्राइक, फूड शॉर्टेज एंड सो ऑन। सी आई एम रियली सॉरी, मेरी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, मुझे खुद भी फील हो रहा है, बट मैं और ज्यादा डिले नहीं कर सकता इन लेक्चर्स में। एनीवे चलिए पहली न्यूज देख लें। शेंजन एरिया, ठीक है, शेंगेन बोल लो या शेंगेन बोल लो, वो जैसे ही प्रोनाउंस होता हो। अब देखिए क्रोएशिया, क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम जनवरी फर्स्ट जनवरी 2023। क्रोएशिया हैज स्विच टू यूरोपियन करेंसी, दैट इज यूरो। यानी क्रोएशिया ने अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसको गिव अप कर दिया है, एंड उसने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है एज इट्स करेंसी, एंड जॉइंट यूरोप्स बॉर्डर फ्री शेंजन जोन। ठीक है, यानी कि ये वो जोन होगा जहां पर यूरो विल बी यूज एज ए करेंसी। ओके, एंड पीपल्स की जो मूवमेंट होगी वो एकदम फ्री होगी, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ओके, और अब देखिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन रहा हूं तो मुझे ये जोन ज्वाइन करना जरूरी है। नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे यूके था, वो अपना पाउंड स्टर्लिंग भी कंटिन्यू करता था और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी था पहले। ठीक है, उसी तरह क्रोएशिया ने ईयू ज्वाइन कर लिया था 2013 में। ठीक है, लेकिन वो इस शेंजन जोन का मेंबर नहीं बना था। क्लियर। अब याद रखने के लिए रखिए कि यूरोपियन यूनियन के भी 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इस जोन में भी 27 मेंबर्स हैं।
ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की 27 में से सिर्फ 22 कंट्रीज इस जोन की मेंबर है। ठीक है, 22 कंट्रीज प्लस 4 और कंट्रीज हैं जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस जोन को ज्वाइन किया हुआ है फॉर फ्री मूवमेंट एंड कॉमन करेंसी। और अब 27वां मेंबर बना है क्रोएशिया। ठीक है, तो प्लीज दो तीन बातें समझ लो। पहली बात कि यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर हैं, उसमें से 22 मेंबर पार्ट हैं इस शेंजन जोन के। ठीक है, इसके अलावा 4 और कंट्रीज हैं और प्लस क्रोएशिया अब आया है। यूरो एरिया कहते हैं इसको। यूरो एरिया और यूरोजोन इज ए ब्लॉक of member states of European Union that have replaced their national currencies with a single currency called euro. To become a member of euro area, an EU nation has to meet the convergence criteria. एक कॉमन क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे, जैसे इकोनॉमिक एंड लीगल कंडीशंस, जैसे इन्फ्लेशन कितना मेंटेन करना है आपको भी अपनी कंट्री में, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। Currently, the euro is the official currency of 20 out of 27 EU countries. Okay, सो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी को यूरो करेंसी ही यूज करनी होगी। उनकी डोमेस्टिक करेंसी भी यूज कर सकते हैं वो इन एडिशन विथ यूरो। ठीक है, तो ओनली 20 मेंबर्स आउट ऑफ 27 ईयू मेंबर हैव यूरो एज अ करेंसी। इस जोन के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ दिस एरिया सिग्निफाइज ए जोन वेयर यूरोपियन कंट्रीज abolished their internal borders for free and unrestricted movement of people. It include 22 of the European Union's 27 states। ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले। इसके अलावा 4 कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ठीक है, 26 हो गई। अब क्रोएशिया ने ज्वाइन किया हुआ है 27th वन। ठीक है, सो दिस इज शेंजन जोन। ठीक है, इसमें इंटरनल बॉर्डर्स नहीं होंगी आपस में, एकदम फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी पीपल की। आप अपनी कार उठाइए और इस कंट्री से उस कंट्री जाते रहिए। They would now be able to move freely around the Schengen member countries and would not be required to show their passports while traveling. Okay, next है हमारा APPU। ये PIB से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आने की चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस हैं। क्योंकि इंडिया ने इसकी लीडरशिप ली है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में। फर्स्ट थिंग देखिए, हैंड रिटन ही बनाइएगा, जितना हैंड रिटन बनाएंगे उतना बेटर रिवाइज कर पाओगे उसे। ठीक है, ये PDF इन सब पे रिलाय मत करना, लास्ट में डब्बा गोल हो जाएगा। चलिए, APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, हेडक्वार्टर इज इन बैंकॉक। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक इंडियन बनेंगे, ओब्वियसली क्योंकि लीडरशिप हमारे पास आई है। सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर होता है 4 ईयर का। क्लियर? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफ 32 मेंबर कंट्रीज। एंड APPU इज द ओनली रिस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। क्या आप मुझे बताएंगे कि यूएन की कितनी यूएन की कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं? हाउ मैनी? एक नंबर ऑफ एजेंसीज दैट आर नोन एज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पता है, एक बार उस लिस्ट को देख लेना, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ओके, सो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। और जिसका गोल क्या है, क्योंकि अभी पीछे हमने PYQ में देखा था ना, कई बार गोल ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। सो द गोल ऑफ APPU इज टू एक्सटेंड, facilitate and improve postal relation between member countries and promote cooperation in the field of postal services. As the regional center for various UPN projects, APPU also takes the lead in ensuring that all technical and operational projects of UPU are fulfilled in the region so that region is integrated into the global postal network in best possible way. Okay, चलिए, यहाँ पर वही सेम बातें लिखी हुई हैं, 32 मेंबर्स। ओके, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ UPU। गोल दिया हुआ है यहाँ पर इसका। एंड APPU ऑल्सो रन्स द एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज, supporting the training and development of member state postal staff. It is the largest intergovernmental postal training institute in the region and its headquarters is in Bangkok. ठीक है, 32 मेंबर्स हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल था
ठीक है, तो उसमें काम की बात है ये UNSC 1267। फर्स्ट इज दैट दिस कमिटी, यूएन की कमिटी रेजोल्यूशन 1267 के अंडर में सेटअप की गई थी। दिस कमिटी वाज सेटअप इन 1999। ओके, फर्स्ट रिमेंबर दिस UN 1267 कमिटी। आई एम सॉरी, मुझसे सीरियसली ठीक से क्लियरली नहीं बोला जा रहा, आपको लग रहा होगा कि फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, बट आई एम ट्राइंग। Now, this committee was set up in 1999, updated in 2011 and 2015. It maintains the list of terrorist groups affiliated with Al Qaeda and ISIS. It allows any UN member, any UN member state to propose adding the name of a terrorist. ठीक है, terrorist and terror group as well. Okay, terrorist यानी individuals भी और organization भी, terrorist or terror group to a consolidated list maintained by the committee that has affiliations to Al Qaeda and ISIS. It comprises, now this is important, it comprises all permanent and non-permanent members, that is 5 permanent plus 10 non-permanent. It comprises of all permanent non-permanent member of UNSC, that is Security Council. ठीक है, यानी कि ये 15 मेंबर होंगे ही होंगे। चलिए, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। कई बार अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा ना, तो वो आपसे पूछेगा इसका प्रोसीजर क्या है लिस्ट करने का। Any member state can submit a proposal for listing of individual, group or entity. The proposal must include the acts and activities indicating the proposed individual, group or entity had participated in financing, planning, facilitating, preparing or perpetuating of acts or activities linked to ISIL, that is Islamic State of Iraq and Libya, दाइश भी बोलते हैं इसको, अल-कायदा, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof. Now decision on listing और delisting are adopted by consensus. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए। ओके, इसीलिए जो चाइना है ना, वो कई बार पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट अलकायदा के उनकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि 15 मेंबर बैठे हैं भले ही कमेटी में, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा बाय कंसेंसस। अगर एक भी मेंबर ने अगेंस्ट में वोट कर दिया तो नहीं हो पाएगा लिस्टिंग, राइट? The proposal is sent to all members, and if no member decide to object within 5 working days, the proposal is adopted. And if there is an objection, it means curtains for the proposal. तो वो proposal accept नहीं हो पाता है। Now, any member of the committee can also put technical hold on the proposal and ask for more information. ये करता है चाइना। जब भी हम पाकिस्तानी टेररिस्ट को लिस्ट करने की बात करते हैं तो वो कहता है हमें और इंफॉर्मेशन दीजिए। During this time, the other members may also place their own holds. The matter remains on pending list for the committee until such time as the member state that has placed the hold decision decides to turn its decision into an objection, or until all those who have placed holds remove them within a time frame laid by the committee. Pending issues must be resolved in 6 months, but member state that has placed the hold may ask for an additional 3 months. Okay, that's what usually China does. At the end of this period, if an objection is not placed, the matter is considered approved. Okay, now there is another term, लूसोफोन। ठीक है, अब पता नहीं आप में से कितनों ने सुना होगा इसको। ठीक है, लूसोफोन, ये इसी तरह की चीजें पता है यूपीएससी न्यूज़पेपर से ढूंढ ढूंढ के आपसे पूछता है, क्योंकि ये सब कोचिंग के मटेरियल्स में नहीं होता है जनरली, और इसलिए फिर प्रीलिम्स टफ हो जाता है। बट आप में से अगर मोस्टली कोई न्यू एस्पिरेंट है जिनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, देखिए मैं मानता हूँ आप कि एक एज ए स्टूडेंट आप नहीं निगलेक्ट कर सकते उन कोचिंग मटेरियल्स को, नहीं हो पाता है, मन नहीं मानता है कि मैं PT 365 ना पढूं तो मैं कैसे प्रिपेयर हूँ। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन देखने होंगे आपको कि पिछले स्पेशली 2021 से यूपीएससी ने अपना पैटर्न बहुत चेंज किया है। लूसोफोन, वर्ल्ड आर कंट्रीज दैट स्पीक पोर्चुगीज, यानी कि उन कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर पोर्चुगीज लैंग्वेज बोली जाती है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कभी ना कभी ये पोर्चुगल की कॉलोनी रही होंगी। ओके, देयर आर 270 मिलियन स्पीकर्स, पोर्चुगीज इज द 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब देखिए सिर्फ इस टॉपिक पे मत जाना, ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि हिंदी, ठीक है, वो बोल सकता है कि हिंदी इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, या चाइनीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
ठीक है, या इंग्लिश इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो इंग्लिश की पॉपुलेशन तो कहीं नहीं आएगी, वो टॉप 3 में भी नहीं दिखेगी। ओके, तो उसे भी प्रिपेयर करना जरूरी हो जाएगा इसके साथ साथ। एनीवे, लूसोफोन पे वापस आते हैं। लूसोफोन कंप्राइज ऑफ 9 कंट्रीज और रीजन्स, दैट इज ब्राजील, ठीक है, सबसे बड़ी कॉलोनी था पोर्चुगल की, ठीक है, अंगोला, मोजाम्बिक, अफ्रीका में दोनों, पोर्चुगल खुद अपने आप में, ठीक है, उसके अलावा गिनी, न्यू ईस्ट तिमोर, इक्वेटोरियल गिनी, मकाओ एंड केप वर्डी, ठीक है, 9 मेंबर्स हैं। अब इसी के लिए इनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी भी है, दैट इज कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, अगेन, या कॉमनवेल्थ भी कहते हैं लोग खुद को। इट वाज फाउंडेड इन 1996, 1996 इन लिस्बन, पोर्चुगल। अपार्ट फ्रॉम पोर्चुगल, अंगोला, ब्राजील और या जो कंट्रीज हमने पीछे देखी, ठीक है, विच वर दी फाउंडिंग मेंबर, यहाँ पर दो ने बाद में भी ज्वाइन किया है, दैट इज तिमोर लेस्टे एंड इक्वेटोरियल गिनी। इंडिया ज्वाइन CPLP एज एन एसोसिएट ऑब्जर्वर ओनली इन 21, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम लोगों ने ये टॉपिक किया है कि इंडिया ज्वाइन CPLP। अब आप कहोगे हमारे यहाँ कहाँ पोर्चुगीज स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी, है, गोवा में है, दमन एंड दीव में भी मिल जाएंगी थोड़ी बहुत। ओके, CPLP started with 3 key areas of action, that is political and diplomatic coordination, cooperation in several areas, promotion and dissemination of Portuguese language. A significant achievement is that these 9 Portuguese-speaking nations signed agreement to facilitate cross-border movement of their citizens for any purpose, and issue residuary permits for all CPLP citizens in every one of the member countries. अब देखिए, जनरली अगर हम देखें तो अगर सपोज करो यहाँ पे ये स्विस कैनाल था, ठीक है, बाकी इधर, और इधर ये इंडिया था, यहाँ हमारा गोवा था, ठीक है, 1961 में हम लोग क्या कर रहे थे, गोवा को लिबरेट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो किसके कंट्रोल में था, पोर्चुगल के। तो वैसी बात है कि यहाँ पे बैठा हुआ पोर्चुगल देश या पोर्चुगल उनकी नेवी वो शांत तो बैठी नहीं थी, वो इंडिया पर अटैक करना चाहती थी यहाँ से, ठीक है। बट नेहरू जी के जो क्लोज फ्रेंड थे उस टाइम इजिप्ट में, जिसके कंट्रोल में स्विस कैनाल आ चुका था, उसको नेशनलाइज कर चुके थे वो तब तक, ठीक है, मिस्टर नासिर, मोहम्मद नासिर, ये उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था ताकि पोर्चुगल नेवी यहाँ से क्रॉस करके इंडिया पे अटैक ना कर पाए, और इंडिया ने गोवा को लिबरेट कर लिया था उतनी देर में, ठीक है। तो नेहरू नासिर फ्रेंडशिप इसलिए भी फेमस है। तो इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस उस टाइम बहुत अच्छे थे। एनीवे, अब हम आते हैं नगोर्नो काराबक रीजन पर। तो ये पूरा इशू क्या है वो तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मुझे आपको यहाँ पर जो बताना है वो है दिस लचिन कॉरिडोर। ये जरूर पूछा जाएगा, लचिन कॉरिडोर। सिर्फ वही जैसे पीछे हमने देखा ना मैच द फॉलोइंग में, अलग अलग इतूसी और इस तरह की लोकेशन पूछी गई हैं, लचिन कॉरिडोर से जरूर पूछा जाएगा। इट कनेक्ट द आर्मेनिया विद दिस नगोर्नो काराबक्श रीजन, जो कि अब लिबरेट करके अजरबैजान ने अपने आप में मर्ज कर लिया, ठीक है। लचिन कॉरिडोर सिर्फ अगर न्यूज से पूछा जाए तो आर्मेनिया अजरबैजान कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज में था, एंड नाउ नाउ ये पूरी तरीके से सब कुछ अजरबैजान के कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। अब आर्मेनिया के कंट्रोल में नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। तो लचिन कॉरिडोर क्यों न्यूज में था, बस वो याद रखिए। उसी तरीके से वेनेजुएला और गयाना के भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, दिस रीजन एस क्यूबो रीजन, इसको याद रखिएगा। उसी तरीके से आएगा जैसे PYQ दिखाया ना मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में, बस उसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये न्यूज में है बिकॉज ऑफ वेनेजुएला एंड गयाना रीजन, और ये सब कंट्रीज कहाँ लोकेट करती हैं, साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट। अब क्योंकि ये न्यूज में है तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी देख लेते हैं एक बार, जैसे कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन आया उसी तरीके से। देखिए, दो कंट्रीज को सिर्फ दिमाग में रख लीजिए अच्छे से, पैराग्वे, दिस पैराग्वे एंड बोलीविया, बिकॉज ये दो ही कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक है यहाँ पे, बाकी सबके पास सी में ओपनिंग है, ठीक है। बोलीविया एंड पैराग्वे, ठीक है, BP वर्ड से याद रख लेना, बोलीविया पैराग्वे। रही बात इनके इसकी, ठीक है, तो इसकी बॉर्डर कंट्रीज देख लेते हैं वेनेजुएला की, क्योंकि यही न्यूज में है। जैसे यूक्रेन पे क्वेश्चन आया तो शायद इस पे भी आ जाए। ऊपर तो कैरिबियन ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर कोलंबिया से शेयर होती है बॉर्डर, नीचे ब्राजील से होती है, और इधर गयाना से होती है जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, सो इस लोकेशन को एक बार फिर से देख लो। ये वेनेजुएला है, दिस इज गयाना, एंड दिस इज एस्क्यूबो रीजन जो न्यूज में है। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन, या दैट्स इट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इट इज जस्ट ए डेमो लेक्चर, एंड
आई नो कि यार काफ़ी चीज़ें ना डिले हो गई हैं मेरे तबीयत खराब होने की वजह से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम जल्द से जल्द इसको नॉर्मल कर सकें। कि सो मे बी 1 और 2 days, बिकॉज इवन अभी भी मुझे उतना प्रॉपर बेटर फील नहीं हो रहा है। बट और 1 जनवरी से तो हम ऑब्वियसली चाहे जो भी हो उसको सिस्टमेटिकली स्टार्ट करेंगे ही। एंड साथ में मैं आपको पूरा एक प्लान बना के दूंगा कि कैसे हमें करंट के साथ साथ अपना स्टैटिक भी कवर करते हुए चलना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।